हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो देखो डीकोलोनाइजेशन मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने इतने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके कि क्या किया था, फॉरेनर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया था। ठीक है, कॉलोनाइज यानी कि अपना पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर लिया था, रूल स्टैब्लिश कर लिया था। हम जो थे इंडियंस जो थे उनको क्या करना पड़ता था, सब चीज उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था और उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, सो यही चीज क्या थी, कॉलोनाइजेशन। तो अब डीकोलोनाइजेशन क्या होगा कि ये भी जो भी फॉरेन पावर्स थी उन्होंने हमको क्या कर लिया था, कॉलोनाइज कर लिया था। तो अब डीकोलोनाइजेशन मतलब होता है कि उनसे फ्री होना। ठीक है, उनसे लड़ना झगड़ना और क्या होना, फ्री होना, आजाद हो जाना। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है, डीकोलोनाइजेशन। ओके, एंड टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। देखो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि ज्वाइन होना। ठीक है, यूनाइट होना। जो छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स थे वो क्या होगा, सब एक साथ आ गए और एक क्या बन गया, एक कंट्री बन गया इंडिया। ओके, सो यही हम पढ़ने वाले कि क्या हुआ था, डीकोलोनाइजेशन हुआ था और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ था। ओके, सो decolonization is the process of ending the colonial rule and handing over the political and administrative power to local people by the colonies। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है। देखो सिंपल वर्ड्स में समझ जाओ कि डीकोलोनाइजेशन मतलब होता है कि जो भी फॉरेन पावर्स है उनसे फाइट करना और फ्री हो जाना। तो ये जो प्रोसेस है फाइटिंग का, ये सारी चीजों का, इसे ही क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन। ओके, तो देखो जब डीकोलोनाइजेशन होगा तो जो भी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जो लोकल पीपल थी उनको ही मिल जाती थी। और क्या होता था, वो लोग जो भी फॉरेनर्स है वो क्या कहाँ चले जाते थे, वो अपने कंट्री में चले जाते थे। ठीक है, अपने होम कंट्री में चले जाते थे और जो भी देश में उन लोगों ने कब्जे किया वहां के लोगों को सारी पावर्स दे देते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी, लोकल पावर भी, सब किसके पास चल जाएगी, लोकल लोगों के पास। ओके, सो यही चीज था डीकोलोनाइजेशन। ये प्रोसेस जो था फ्री होने का, इससे ही क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन। ओके, और देखो तीन तरह के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस थे। वो क्या था, अपोजिशन टू कोलोनाइजेशन। देखो अपोज कर रहे थे, ऐसे तो वो लोग छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, फॉरेनर्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली क्या किया जा रहा था, अपोज किया जा रहा था। तभी जाके पॉसिबल हुआ कि डीकोलोनाइजेशन क्या हुआ कि इट वाज वर्थ इट, कि जो भी उन लोगों का स्ट्रगल था वो एक उसका रिजल्ट मिला उन लोगों को। ओके, तो अपोज किया जा रहा था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। देखो उन लोगों का जो माइंडसेट था ना वो ये था कि हम लोग भले ही इसमें हम लोग की डेथ हो जाती है या ये लोग हम लोगों को कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे। क्यों फाइट करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं अच्छे हो पाए तो एटलीस्ट हमारी जो आगे वाली जनरेशन होगी उनका तो ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। ओके, सो ये उनकी सोच थी। ओके, एंड नेशन अंडर colonization regaining their independence are three stages of decolonization process। ठीक है, तो बहुत से जो नेशंस थे वो लोग क्या हो रहे थे, रिगेन कर रहे थे वो लोग अपना इंडिपेंडेंस, और यही तीन स्टेजेस थे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के। ओके, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, yes, as we all know, India became independent on 15th August 1947। However, at that time देयर एग्जिस्ट सेवरल प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। तो देखो जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिया को, तभी भी बहुत से प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि क्या हो, हमारा जो स्टेट है वो लोग चाहते थे वो हमारे पास ही रहे और हम ही यहाँ के राजा महाराजा नवाब शहनशाह जो भी है वो वहीं के रहे और हमारा स्टेट सबसे अलग रहे। लाइक यहाँ पे इंडिया अपना अलग देख ले और हम हमारा देखेंगे। ओके, देखो प्रिंसली स्टेट होता है जहाँ पे राजा रूल करते हैं या फिर राजा महाराजा या फिर मिर्जा होते हैं, नवाब होते हैं, ये सारे जो लोग रूल करते हैं वैसे स्टेट्स को क्या बोला जाता है, प्रिंसली स्टेट। और देखो ये लोग कैसे बनते हैं रूलर, वहाँ के उनके जो फादर होते हैं वो किंग होते हैं, राजा होते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो लोग बन जाते हैं, ठीक है, किंग। उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो उनका जो बेटा होगा वो बन जाएगा किंग। तो ऐसे उन लोगों का फैमिली में चलता रहता है। ओके, सो ऐसे ही प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स रूलर्स वगैरह बनते हैं। ओके, सो स्यूजेरेनिटी यानी कि ब्रिटिश रूल। ओके, तो देखो मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि ये लोग कैसे बनते हैं, किंग हेरिडेटरी से। ओके, these states were given the choice to decide whether to accede to India or not। ये जो स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है, मैंने प्रिंसली स्टेट का मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया, अब याद रखो उसको। ओके, तो ये जो भी प्रिंसली स्टेट थे ये सारे लोगों को क्या दिया गया था, दो चॉइस दी गई थी कि आप लोग इंडिया के साथ एक्सीड यानी कि इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ या फिर ना ज्वाइन हो, एक कोई डिसीजन हम लोगों को बताओ। ओके, if these states had decided against it then it would have become very difficult to create the Indian Union। देखो अगर ये सारे जो स्टेट्स थे अगर इन लोगों ने ऐसा अपना माइंडसेट स्ट्रांगली कर लिया होता कि हमको ज्वाइन होना ही नहीं और वो लोग ज्वाइन हुए ही नहीं होते तो इंडियन यूनियन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता इंडियन यूनियन क्रिएट करने में। ठीक है, इंडियन यूनियन यानी कि बहुत से जो सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, छोटे या फिर बड़े स्टेट्स होते हैं, वो सब एक साथ आते हैं और एक कंट्री बन जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडियन यूनियन। ओके, सो सरदार वल्लभ
Prime Minister and the Home Minister of India persuaded most of the rulers of this state in favor to acceding to India so that political integration of India could be possible. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और एज वेल एज होम मिनिस्टर भी थे. तो उन्होंने ये बहुत से जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे उनको बहुत कोशिश की अपनी जी जान लगा दी और बहुत चतुराई से, ठीक है. उनकी जो एक सबसे एक खास बात होती है लीडर की वो होती है कि उसकी चतुराई, ठीक है. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उनका जो माइंडसेट, उनकी जो चतुराई, उनके जो टेक्टिक्स थी टेक्निक्स एंड प्लस टैक्टिक्स, ओके. सो ये सारी जो चीजें थी इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के वो लोग ने क्या बोला था कि हाँ ठीक है हम लोग क्या हो जाएंगे इंडिया के साथ एक्सीड कर लेंगे, यानी कि इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और हम लोग भी तुम्हारे साथ ही है, ओके. यूनियन इंडिया क्रिएट हो जाएगा, ओके. सो in this lesson we are going to take a brief review of these events. और ये लेसन हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, प्रिंसली स्टेट कैसे बना था, इंडियन इंटीग्रेशन कैसे बना था, ये सारी चीजें, ओके. सो 7.1 डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. When India gained independence, there were more than 600 princely states of various size. तो देखो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो टोटल 600 स्टेट्स थे. बहुत से छोटे भी थे, बहुत से बड़े भी थे, लेकिन हर स्टेट क्या चाहता था, हर प्रिंस क्या चाहता था कि मेरे स्टेट पे मैं ही रूल करूं, ओके. तो वो लोग राजी नहीं थे कि हम लोग क्या होंगे इंडिया के साथ ज्वाइन होंगे. Their political integration was the biggest challenge faced by the leaders of Indian independence, ठीक है. तो क्योंकि वो लोग जो अब देखो अपना वो रूल क्यों हटाएगा प्रिंस वहाँ का, तो वो लोग बिल्कुल रेडी ही नहीं थे कि हमको इंडिया में ज्वाइन होना और इसी चीज से डील करना, इसी चीज को फेस करना इंडियंस के लिए, इंडियन लीडर्स जो थे इंडिपेंडेंस टाइम के, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी. There was a political awakening in the princely state because of non-cooperation movement. तो देखो political awakening यानी कि उन लोगों को रियलाइज हो गया था, जो भी princely state के लोग थे उन लोगों को ये बात समझ आ रही थी कि हम लोगों का इंडिया के साथ ज्वाइन होना कितना ज्यादा जरूरी है. क्योंकि देखो अगर उन लोगों का एक रूलर रहेगा तो वो उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे जो करना है, उससे पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना, उसे किसके साथ भी ज्वाइन होना, उससे ब्रिटिशर्स के साथ भी अलायंस बनाना, तो वो करके उन लोगों को भी क्या कर सकता था, डिफिकल्टीज में डाल सकता था. लेकिन अगर वो लोग इंडिया का पार्ट बन जाते हैं वहां के लोग, तो उन लोगों के पास एक बहुत से राइट्स होंगे, बहुत सी पॉलिटिकल पावर्स होगी. इसीलिए वहां के लोग भी क्या चाहते थे कि क्या हो प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया में ज्वाइन हो जाए, ओके. सो ये देखो पॉलिटिकल अवेकनिंग कब हुई थी, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था. देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मुझे याद है कि लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोगों को भी याद होगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, इसको गांधी जी ने लीड किया था. और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या होता था कि बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, उनकी हर चीज को बॉयकॉट करना. तो जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था जिसे गांधी जी ने लीड किया था, तो ये प्रिंसली स्टेट में भी वहाँ के लोगों को भी समझ में आया कि कितना जरूरी, मतलब बहुत सी अच्छी चीजें हो रही थी, गांधी जी ने इतना कुछ अच्छा कर दिया था, ओके. सो इसी चीजें की वजह से, इसी रीजंस की वजह से क्या चाहते थे वहाँ के लोग भी कि क्या हो हम लोग ज्वाइन हो जाए इंडिया के साथ, ओके. सरदार वल्लभ भाई पटेल हैंडल द सिचुएशन विद ग्रेट स्किल एंड टैक्ट. तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही एक्सपर्टाइज से एंड चतुराई से इन सारी सिचुएशन से डील किया, ठीक है. एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी फंसने नहीं देता, बल्कि दिमाग का यूज करते अपनी चतुराई से क्या करता है, उन लोगों का हर जगह से फायदा देखता है और उन लोगों को उस सिचुएशन से निकालता है, ठीक है. चतुराई तो ऐसी बहुत ज्यादा एक ग्रेट क्वालिटी है, ओके. लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग नॉर्मल हमें तुम्हें ऐसे चतुर नहीं होना चाहिए. एक नॉर्मल जैसे एक अच्छा इंसान होता है वैसे होना चाहिए. चतुर एक लीडर की क्वालिटी है, ठीक है. आई मीन लीडर की क्वालिटी होना चाहिए सब में, लेकिन ऐसे अपने रिलेशंस में चतुराई मत दिखाओ, ओके. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही चतुराई से इन सारी सिचुएशन से डील किया था और उन्होंने देखो कॉन्सिलिटरी अप्रोच यानी कि आर्ग्यूमेंट एंड करने का ट्राई किया और उन लोगों ने क्या किया था, जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे उन लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लिया था. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वॉन कॉन्फिडेंस, यानी कि उन लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल पे ट्रस्ट हो गया था कि यस ही विल डू वट एवर ही विल से, ठीक है. तो कुछ उन लोगों को ऑफर्स दिए, कुछ तरह से मनाया, ठीक है. तो और वो लोग क्या हो गए थे, वो लोग रेडी हो गए थे इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए, ओके. कौन लोग, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, ओके. विच with the exception of Junagadh, Hyderabad and Kashmir, remaining states responded positively to the appeal and merge in India. तो देखो जूनागढ़ के अलावा और हैदराबाद एंड कश्मीर के अलावा, ये 3 स्टेट्स के अलावा बाकी जो भी लोग थे उन लोगों ने बहुत ही अपना एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया इस चीज पर और अपील को एक्सेप्ट कर लिया था. यानी कि वो लोग क्या हो गए थे, ज्वाइन हो गए थे इंडिया के साथ. लेकिन 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 जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, इन लोगों के जो किंग थे यहाँ के, उन लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी. उन लोगों ने बोला नहीं होना है हमको ज्वाइन, ओके.
Later, Sardar Vallabhbhai Patel adopted a stern policy and resolved the problem of the Later, Sardar Vallabhbhai Patel adopted a stern policy and resolved the problem of the accession of those states who were unwilling to accede. तो देखो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, स्टर्न पॉलिसी यानी कि सीरियस पॉलिसीज बनाई थी, जिसकी वजह से ये जो भी इशू था, ठीक है, जो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो लोग रेडी नहीं थे इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए, उनको भी एट द एंड क्या होना पड़ा, ज्वाइन होना पड़ा। और वो पॉलिसीज क्या थी हम सब देखेंगे, आई मीन सब चीज वन बाय वन देखेंगे, आगे चलकर हमें सब एक एक साथ दिया गया है। ओके सो ठीक है, चलो। जूनागढ़, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन Surashastra, Gujarat. The people of this state were ready to accede to India while its Nawab wanted to merge in Pakistan. तो देखो जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है और वहाँ के जो लोग थे वो लोग रेडी थे कि हम लोग क्या हो इंडिया के साथ ज्वाइन हो, लेकिन वहाँ का जो नवाब था वो क्या चाहता था कि नहीं, हमें किसके साथ ज्वाइन होना है, पाकिस्तान के साथ होना है। ओके, लेकिन कॉमन पीपल जो थे उन लोगों ने नवाब के डिसीजन को अपोज किया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा 1948 में और जूनागढ़ इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। ओके सो Hyderabad freedom struggle. Hyderabad was the largest among the princely states in India. It comprised Telugu, Kannada and Marathi regional sections. तो देखो प्रिंसली स्टेट में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो हैदराबाद था। ओके, यहाँ पर देखो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, कन्नड़ा बोलने वाले लोग थे, मराठी बोलने वाले भी सारे लोग यहाँ पे थे क्योंकि एक बहुत लार्ज स्टेट था। ओके, इट वॉज रूल्ड बाय निजाम, इसका रूलर कौन था, निजाम था। ओके, ही पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ his subjects to a great extent. देखो निजाम जो था उसने जो उसके लोग थे, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि लोग, तो उन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, उनके जो सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स था वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था। ओके, टू फाइट अगेंस्ट दिस सप्रेशन पॉलिसीज ऑफ निजाम, पीपल ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश वेरियस ऑर्गेनाइजेशन नेमली। तो देखो जब इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है लोगों को तो वो लोग इतना चुप्पी नहीं धरी थी, उन लोगों ने क्या किया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे ताकि वो लोग निजाम से फाइट करें। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या थे, आंध्र परिषद, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है, आंध्र परिषद इन तेलंगाना। ओके, महाराष्ट्र, ओ गॉड व्हाट इज हैपनिंग, वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड, या ओके, सो आंध्र ओ माय गॉड, आंध्र परिषद इन तेलंगाना, महाराष्ट्र परिषद इन मराठवाड़ा एंड कर्नाटका परिषद इन कर्नाटका। तो ये सारी चीजें बनी थी, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। स्वामी रामानंद तीर्थ led हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल skillfully with the help of loyal workers of these three organizations. तो देखो इनकी जो फोटो दी हुई है, इनका नाम क्या, स्वामी रामानंद तीर्थ। ओके, तो इन्होंने ही क्या किया था, हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया, यानी कि इनके लीडरशिप में बहुत सी चीजें हुई थी, ठीक है, इन्होंने ही बहुत ज्यादा योगदान दिया था अपना, किसमें, हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, और इनके साथ कौन था, ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन का हमने पढ़ा, इनके मेंबर्स थे, ठीक है, कुछ लॉयल वर्कर्स थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। ओके, ही फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, इन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ढूंढा था एंड गेव अ मोमेंटम टू स्ट्रगल फॉर हैदराबाद एसेशन। तो देखो इन्होंने क्या ढूंढा था, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही फ्रीडम स्ट्रगल जो था, ठीक है, किस चीज का फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि निजाम क्या चाहता था कि इंडिया में ज्वाइन ना हो, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था वो, तो वो क्या चाहता था कि मेरा स्टेट इंडिया में ज्वाइन ना हो। लेकिन ये सारे जो लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि हैदराबाद ज्वाइन हो गया था इंडिया के साथ, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का है, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का, क्योंकि इसकी वजह से जो मोमेंटम हुआ था, इनकी मूवमेंट हुआ था हैदराबाद एसेशन में। ओके, पहले तो कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें हुई थी, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। ओके, The Hyderabad State Congress passed a resolution in favor of Hyderabad's merger in India. Okay, so देखो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस जो था ये क्या था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इन लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, वो क्या था कि हैदराबाद मर्ज होगा इंडिया में। ओके, इट वाज अपोज्ड बाय निजाम फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हिज होल्ड। देखो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि निजाम तो इसको अपोज करेगा ही, क्योंकि उसको डर था कि वो अपना होल्ड तो यहाँ से खो देगा। ओके, सो ही वॉज विलिंग टू ज्वाइन पाकिस्तान, क्योंकि उसको पाकिस्तान ज्वाइन करना था, लेकिन उसके जो लोग थे वो लोग क्या चाहते थे कि इंडिया में ज्वाइन हो। ओके, द पीपल वर इन फेवर ऑफ इंडिया वाइल द रूलर वॉज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, एज आई सेड, Qasim Rizvi, who could exercise considerable influence over Nizam, founded an organization called Razakar. तो देखो कासिम रिजवी जो था ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, यानी कि कंट्रोल करता था निजाम को, और इसने क्या किया था, कासिम रिजवी ने निजाम को इसने कुछ भड़काया कि क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहिए कि ये लोग डर के पीछे हट जाए, ऐसे वैसा बहुत कुछ उसको चढ़ाया। एंड देन उन लोगों ने क्या बनाया था,
रजाकर बनाया था। ओके, Qasim Razvi and his organization practiced many atrocities against the people who were fighting for democracy। तो देखो कासिम रजवी और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया, अत्याचार कर दिया उन लोगों का जिन लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, वो तो नेचुरल राइट था, ठीक है, उसके लिए लड़ रहे थे, फिर भी उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी और इन लोगों ने बहुत ज्यादा उन लोगों पर अत्याचार किया, उन लोगों को परेशान किया था। ओके, Nizam was adamant on his policies. He was adverse to any negotiation and closed all channels for mediation। ओके, सो देखो निजाम जो था उसको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा श्योर था, कि उसकी जो पॉलिसीज है इसकी वजह से सब लोग पीछे हट जाएंगे, सब लोग डर जाएंगे कि अरे हम लोग निजाम से तो फाइट ही नहीं कर सकते, उसके पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इतना पावर है, और सब लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ऐसा निजाम को लगा था। ओके, और उसने क्या किया था कि वो जो भी उससे बात करने आया था, देखो मीडिएशन यानी कि जो भी प्रमोट कर रहा था इस चीज को कि क्या करना चाहिए, हमें ज्वाइन हो जाना चाहिए इंडिया में, उसको वो पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहा था, यानी कि पूरा उससे नेगोशिएशन से दूर भाग रहा था, वो बात ही नहीं करना चाहता था। वो क्या सोच रहा था कि मेरी जो पॉलिसीज मैंने बनाई जो रजाकर से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सब लोग मेरे कंट्रोल में ही रहने वाले, कोई इसके आगे जाएगा ही नहीं। अल्टीमेटली द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ पुलिस कैंपेन अगेंस्ट निजाम। देखो एक कैंपेन लॉन्च हुआ और उस कैंपेन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ओके, ताकि निजाम के अगेंस्ट फाइट कर सके। और इवेंचुअली ऑन 17 सितंबर 1948 निजाम फाइनली सरेंडर एंड हैदराबाद स्टेट वाज मर्ज इन इंडिया। ओके, ये याद रखना आप लोग डेट। ओके, सो चलो हम लोगों ने हैदराबाद का भी पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर इशू। ओके, सो द कश्मीर इशू, Hari Singh, the ruling king of the state of Kashmir, had decided neither to join India nor Pakistan after India's independence। Okay, so Hari Singh जो थे वो कश्मीर के किंग थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ना ही हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे और ना ही तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो लोग अपना रिमेन इंडिविजुअल रहने वाले थे। ओके, so however Pakistan had to plans to annex Kashmir to its territory। लेकिन पाकिस्तान ने क्या प्लान किया था कि एनेक्स यानी कि कश्मीर को कैप्चर करने का उन लोगों का प्लान था। Therefore पाकिस्तान began to pressurizing King Hari Singh। लेकिन बाद में पाकिस्तानीज ने क्या किया कि वो लोग हरी सिंह को प्रेशराइज करने लगे, यानी कि उन लोगों पे अटैक करने लगे, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे। ओके, और 22 अक्टूबर, ओके, इन लोगों ने ऐसा दिन क्यों चुना, इट्स माय बर्थडे, सो या ऑन 22 अक्टूबर 1947 को क्या किया था, पाकिस्तान बॉर्डर से कश्मीर पर अटैक कर दिया गया था। ओके, और किंग हरी सिंह जिन्होंने ये चाहा था कि उनका स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, उन्होंने क्या करा, इवेंचुअली उनको मजबूर कर दिया था पाकिस्तानीज ने, एंड देन उन्होंने इंडिया से मदद मांगी कि इस सिचुएशन में मुझे तुम लोग हेल्प करोगे। और ऑन 27 अक्टूबर 1947 ही कंसिडर्ड टू मर्ज कश्मीर इन इंडिया एंड ऑफिशियली सबमिटेड द एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो उन्होंने मदद मांगी थी इंडिया से, इंडिया ने उनकी मदद की और 27 अक्टूबर 1947 को उन्होंने क्या कर दिया था, कश्मीर को बोला था कि यस कश्मीर भी क्या होगा, ज्वाइन होगा इंडिया से, और एग्रीमेंट सबमिट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, सो द इंडियन आर्मी वॉज सेंट फॉर कश्मीर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जब देखो हरी सिंह ने एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि यस इंडिया का पार्ट बन चुका है कश्मीर, उसके बाद इंडियन आर्मी गई थी कश्मीर में ताकि वो लोग कश्मीर को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, क्योंकि उन पर अटैक कर रहे थे पाकिस्तानी, राइट, इसीलिए वहां पर गया इंडियन आर्मी कश्मीर में ताकि वो लोग क्या कर सके, कश्मीर को प्रोटेक्ट कर सके। और उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कश्मीर टेरिटरी का बहुत ज्यादा जो पोर्शन था उसको कैप्चर कर लिया था, जिसको ऑलरेडी देखो बहुत ज्यादा जो था वो पाकिस्तानीज ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे इंट्रूडर्स लिखा है, इसका मतलब होता है कि घुसपैठी। ठीक है, जो घुसपैठी पाकिस्तानीज थे कश्मीर में, उन लोगों ने बहुत ज्यादा जो टेरिटरी का लैंड था उसको कैप्चर कर लिया था। ओके, लेकिन उसमें से भी जो बहुत जो इंपॉर्टेंट वगैरह था उसको इंडिया ने ऑलरेडी उनसे वापस से छीन लिया था जब इंडियन आर्मी गई थी वहां पे प्रोटेक्शन के लिए। ओके, हाउएवर दे मैनेज टू कीप देयर होल्ड ऑन सम पोर्शन। लेकिन देखो इंडियन आर्मी के पास बहुत से पोर्शन तो आ गया था टेरिटरी का, लेकिन कुछ जो पोर्शन थे वो उन लोगों ने पाकिस्तानीज ने मैनेज कर लिया था और वो उनके पास ही था। ओके, इन 1948 इंडिया प्रेजेंटेड द कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इन 1948 में इंडिया ने क्या किया था कि कश्मीर इशू जो था वो यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट किया था और कश्मीर इशू एक इंटरनेशनल इशू बन गया था। ओके, इवन द यूनाइटेड नेशन कुड नॉट persuaded Pakistan to withdraw their troops from the territory of Kashmir occupied by them। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर पाया। देखो परसुएडेड यानी कि उनको रोक नहीं पाया कि वो जो भी टेरिटरीज है वो भी दे दे इंडिया को। पाकिस्तानी को यूनाइटेड नेशन भी मना नहीं पाया इस चीज के लिए। ओके,
मतलब किस चीज के लिए, जो भी लैंड्स, जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाइड किया है कश्मीरीज की पाकिस्तानीज ने, ये चाहता था यूनाइटेड नेशन और इंडिया क्या चाहता था कि वो वापस से किसके पास आ जाए, क्योंकि हरी सिंह ने एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि कश्मीर किसका, इंडिया का, इसीलिए वो इंडिया के पास आना चाहिए, लेकिन कश्मीर इंडिया के पास आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानीज वो दे नहीं रहे थे। ओके, however then the National Conference Party decided to plebiscite to solve the issue and to accede Kashmir to India। तो देखो बाद में नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, उन लोगों ने प्लेबिसाइड यानी कि पब्लिक वोटिंग, ठीक है, पब्लिक वोट करेगी कि वो लोग क्या चाहती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने क्या चाहा कि कश्मीर किस में ज्वाइन होना चाहिए, इंडिया में ही ज्वाइन होना चाहिए। ओके, और उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज ड्राफ्टेड, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना जम्मू एंड कश्मीर का, एंड सिंस देन जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट बन गया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। ओके, इट वाज अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, ठीक है, इसको एक स्पेशल, कश्मीर इशू को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, वो क्या था, आर्टिकल 370। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये भी, द कश्मीर इशू। अब हम लोगों को पढ़ना है 7.2 दादरा एंड नगर हवेली। ओके, दादरा एंड नगर हवेली आर लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ गुजरात कोस्ट। ओके, तो दादरा एंड नगर हवेली कहाँ पर है, गुजरात कोस्ट के अंदर है। इट इज ऑन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ द रिवर दमन गंगा। ओके, दमन गंगा में इट वॉज अ पार्ट ऑफ पोर्चुगीज डोमिनियन एंड वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पोर्चुगीज गवर्नर, ठीक है, तो ये पोर्चुगीज डोमिनियन यानी कि पोर्चुगीज का जो रूल था यहाँ पर था, और सॉरी दमन गंगा में पोर्चुगीज का रूल ही था, और इसको एडमिनिस्ट्रेट भी कौन करता था, पोर्चुगीज गवर्नर ही, ठीक है, यानी कि हर रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे किसके फॉलो होते थे, पोर्चुगीज गवर्नर के। इट वॉज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द पोर्चुगीज वुड हैंड ओवर द रीजन्स ऑफ इंडिया एंड क्विट। तो देखो ऐसा एंटिसिपेटेड यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया था इन लोगों ने कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पोर्चुगीज क्या कर देंगे, ये सारे रीजन्स जो है वो दे देंगे इंडियंस को और चले जाएंगे, ऐसा सोचा था, लेकिन इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था यार, कैसे सोच लिया इन लोगों ने इतना आसानी से छोड़ देंगे पोर्चुगीज। However, they did not so. Therefore, the local people in Dadra and Nagar Haveli rose against the Portuguese. लेकिन इन लोगों ने ऐसा तो किया नहीं, जो एंटिसिपेटेड था यानी कि जो एक्सपेक्टेड था कि पोर्चुगीज देख के ब्रिटिशर्स का हाल खुद ब खुद ही इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो दादरा एंड नगर हवेली के लोग थे उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट पोर्चुगीज। ओके, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाले ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन नेमली यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गूंज आजाद गोमांतक दल केम टुगेदर एंड प्लान्ड अ कैंपेन टू फ्री दिस रीजन फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल। तो देखो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गूंज एंड आजाद गोमांतक, ये दोनों साथ में आ गए, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स साथ में आ गए, और इन लोगों ने कैंपेन प्लान किया था इस रीजन्स को फ्री करने का, ठीक है, पोर्चुगीज रूल से। In 1954, Francis Mascarenhas, Vimal Sardeshi, the leaders of Azad Gomantak Dal, intensified the struggle with fierce protestation. People captured Nagar Haveli. तो ये जो थे देखो दोनों भी, ये कौन थे, आजाद गोमांतक दल के मेंबर्स थे, ठीक है, इनके लीडर्स थे एक्चुअली। ओके, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपना स्ट्रगल बढ़ाया, प्रोटेस्ट जो था उसको और ज्यादा स्ट्रांगली करने लगे, एंड देन इतना ज्यादा लोगों का जो मेहनत थी वो रंग लाई, और लोगों ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था नगर हवेली को। ओके, सो द अदर ऑर्गेनाइजेशन, देखो दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आते, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने नगर हवेली को तो कैप्चर कर ही लिया, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या था, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गूंज। इन लोगों ने क्या किया था कि दादरा पे कैप्चर अपना होल्ड कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट जो थे वो लोगों ने क्या किया था, नगर हवेली को कैप्चर कर लिया था। जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थे जो दोनों साथ में थे उन लोगों ने क्या किया था, दादरा को होल्ड अपना कर लिया था। ओके, राष्ट्रवादी मुक्ति सेना, अ ब्रांच ऑफ आजाद गोमांतक दल टुक ओवर नरोली। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही जगह पे, थोड़े थोड़े हर जगह पे फाइट कर रहे थे और वो लोग जीत रहे थे। ओके, सो जो एक और ऑर्गेनाइजेशन था, जो ब्रांच था आजाद गोमांतक दल का, उसका नाम क्या था, राष्ट्रवादी मुक्ति सेना। उन लोगों ने क्या किया था कि नरोली को अपना होल्ड कर लिया था, ठीक है, अपना उन लोगों ने वहां पर कैप्चर कर लिया था। ओके, पिंपाड़ी एंड सब पार्ट्स ऑफ शिलवासा, ओके, ये सारी जगह पे उन लोगों ने क्या किया था, अपना होल्ड स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। लोकल पुलिस स्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वर अटैक, जो लोकल पुलिस स्टेशन थे और जो ऑफिसेस थे उन लोगों की, ओके, पोर्चुगीज की, वहां पर भी लोगों ने उससे भी नहीं छोड़ा और उससे भी अटैक कर लिया था। पब्लिक अनरेस्ट रीच सच एक्सटेंट दैट द पोर्चुगीज आर्मी हैड टू बीट अ रिट्रीट। तो देखो लोगों का जो प्रोटेस्ट था, लोगों की जो
उन लोगों का जो स्पिरिट थी, वो लोग इतनी जी जान लगा के लड़ रहे थे कि इतना ज्यादा हो गया, उन लोगों को पूरी अशांति फैला दी थी पोर्चुगीज के अंदर। ओके, और उन लोगों ने क्या किया, इवेंचुअली वो लोग बीट टू रिट्रीट यानी कि पीछे हटना पड़ा। ओके, बीट और रिट्रीट यानी होता है कि उन लोगों को पोर्चुगीज को पीछे हटना पड़ा था। ओके, द पोर्चुगीज कैप्टन फिडेल्गो सरेंडर, ठीक है, जो पोर्चुगीज कैप्टन था फिडेल्गो, उसने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड केजी वडालानी टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरियाज, ठीक है। तो इनको बाद में देखो जब इंडियंस के पास आ गया था, ठीक है, जो ये हवेली है एंड नागर था, ये सब जो इंडियंस के पास आ गया था, उसके बाद केजी बलदानी को अपॉइंट किया गया ताकि वो क्या कर सके, ये सारे जो एरियाज हैं इसको नॉर्मल कर सके, ठीक है। बहुत अशांति फैल गई थी। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट, द रीजन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली वाज मर्ज इन इंडिया ऑन 2 अगस्त 1954। ओके, तो देखो दादरा एंड नगर हवेली भी क्या हो गया था, मर्ज हो गया था इंडिया में, कब, 2 अगस्त 1954। ओके, विश्वनाथ लवंडे, राजाभाऊ वकनकर, सुधीर फाड़के, नाना साहेब काजेरकर, नीलूभाऊ लिमाये, वसंत जंजाले एंड मेनी अदर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्रगल, ठीक है। ये सारों का नाम याद, सारों का, ओके, ये सारों का नाम याद रख लेना। ओके, इन 1961 दादरा एंड नगर हवेली वर गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इन 1961 को इनको फाइनली यूनियन टेरिटरीज यानी कि ये लोग इंडिया के साथ आ गए, इसका स्टेटस मिल गया था। ऑल राइट, ओके, नाउ 7.3 गोवा। The movement of liberating Goa from Portuguese rule had began during the pre-independence times only. Okay, so देखो first of all liberating मतलब कि to be free. Okay, so देखो पोर्चुगीज का रूल था गोवा पे, और गोवा के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि हम लोग पोर्चुगीज रूल से फ्री हो जाए। और ये जो मूवमेंट इन लोगों ने शुरू किया था फ्री होने के लिए, लिबरेटिंग के लिए, ये कब से शुरू हो गया था, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही शुरू हो गया था, ठीक है। In 1928, Goa Congress Committee was founded in Mumbai. Dr. T.B. Kunna was president of this committee. Okay, so देखो 1928 को एक कमिटी फाइंड की गई, उसका नाम क्या था, गोवा कांग्रेस कमिटी। और इसका प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट यानी कि इसके इंचार्ज, इसके जो हेड कौन थे, लीडर कौन थे, डॉक्टर टी.बी. कुन्हा। ओके, और ये कमिटी कहाँ पर बनी थी, मुंबई में बनी थी। In 1929, Goa Congress Committee began an integral branch of इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो इन 1929 को क्या हुआ था कि गोवा कांग्रेस कमेटी जो थी वो एक इंटेग्रल यानी कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, एक ब्रांच बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, इन 1939 पोस्टर्स विद क्विट गोवा स्लोगन्स वर पोस्टेड ऑल ओवर गोवा। तो देखो 1930 में इतनी जरूरत की थी उन लोगों ने कि क्या किया था कि क्विट गोवा का स्लोगन जहां पर लिखा था, ये हर जगह पे ये पोस्टर लगा दिया था। ओके, फ्रैंकिस मस्करहेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड गोवन फ्रंट अनफ्लोर्ड द इंडियन फ्लैग इन गोवा। तो देखो ये जो फ्रैंकिस मस्करहेंस थे, इन्होंने क्या किया था, अनफ्लोर्ड यानी कि गोवा में झंडा लहराया था इंडिया का। ओके, इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज लॉन्च इन गोवा। देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने एक मूवमेंट लीड किया था, वो क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस यानी कि बिल्कुल भी बात नहीं मानेंगे, उनको ओबे नहीं करेंगे। ओके, ये शुरू हुआ था गोवा में, ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ओके, डॉक्टर लोहिया वाज अरेस्टेड एंड वाज डिपोर्टेड फ्रॉम गोवा। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, पुरुषोत्तम काड़ोकर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पी.पी. शिरोडकर एंड गोपाल मयेकर वर अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सत्याग्रह एट मडगांव। तो देखो डॉक्टर लोहिया जो थे उनको, देखो डॉक्टर लोहिया कौन थे, यस, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, लॉन्च किया था गोवा में। तो उनको ही क्या किया था, पोर्चुगीज ने अरेस्ट कर लिया था। और उनके साथ साथ बहुत से जिनका भी नाम हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है, डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, ओके, पुरुषोत्तम काड़ोकर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पी.पी. शिरोडकर, गोपाल मयेकर, ये सारे लोगों को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इन लोगों ने सत्याग्रह में एट मडगांव जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब चलो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने बहुत ही ज्यादा बार बता दिया पहले। ओके, सो इस बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सत्याग्रह का मतलब। ओके, so Dr. Kunna was imprisoned for 8 years. He was sent to the prison in पोर्चुगल। तो देखो डॉक्टर कुन्हा जो थे उनको 8 साल के लिए सजा दी गई थी जेल की। ओके, और उसके बाद उनको क्या कर दिया गया था, 8 साल के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन 8 साल के बाद भी उन्होंने अपना जो काम था उसको कंटिन्यू रखा। ओके, सो देखो ही वाज सेंट टू अ प्रिजन इन पोर्चुगल। देखो उनको 8 साल के लिए कैद करके रखा गया था और उनको
पोर्चुगल की जेल में भेज दिया गया था. ओके. Later, after returning to India, he started publishing two newspapers, namely आजाद गोवा एंड स्वतंत्र गोवा. तो देखो उनको 8 साल के लिए कैद तो किया गया था, लेकिन जब वो छूट कर आए जेल से तो उन्होंने ये अपना काम कंटिन्यू रखा और उन्होंने क्या किया था कि 2 न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिए थे. उसका नाम क्या था, आजाद गोवा, स्वतंत्र गोवा. मतलब देखो 8 साल की सजा के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अब मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, बल्कि वो उन्होंने उनकी जो स्पिरिट थी, सोचो कुछ हमारे साथ छोटे सा इंसिडेंट हो जाए, हम लोग बताए नहीं बाबा अब मेरे को इसमें पढ़ने का ही नहीं है बाबा, लेकिन 8 ईयर्स के बाद भी देखो मतलब इतना कुछ किया उन्होंने, तब हम लोग इतनी आसानी से जी रहे हैं गाइस. ओके. सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द मूवमेंट फॉर लिबरेटिंग गोवा टुक रूट्स इन महाराष्ट्र. तो देखो इंडिया का इंडिपेंडेंस, देखो ये जो सारी बातें होती है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम का था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले का, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले का. लेकिन अब यहाँ पे जो बता रहा है वो हमको क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस का. ओके. सो जो देखो ये सारी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था, डिपोर्ट यानी होता है कि निकाल दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर लोहिया जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था गोवा से, यानी कि गोवा से निकाल दिया गया था. ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ी ये प्री इंडिपेंडेंस का था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले का. लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस का पढ़ेंगे. ओके. द मूवमेंट ऑफ लिबरेटिंग गोवा टू रूट्स इन महाराष्ट्र. तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद महाराष्ट्र में भी गोवा के फ्रीडम के लिए बहुत सी चीजें हो रही थी, ठीक है, शुरू हो गया था उसके ऑर्गेनाइजेशन बनना. इन 1954 द गोवा विमोचन सहायक समिति वॉज फाउंडेड एट पुणे, ठीक है, 1954 को गोवा विमोचन सहायक समिति बनी थी पुणे में. केशवराव जेडे, ये सारे देखो केशवराव जेडे, एन.जी. गोडे एंड जयतंत्र राव तिलक टुक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टिंग द मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्टिंग द मूवमेंट यानी कि इसको लीड कर रहे थे ये तीनों जिनका नाम यहाँ पर हमें दिया गया. ओके. सम ग्रुप्स वर वॉलंटियर्ड फॉर द cause of Gova's liberation march to Goa under the leadership of N.G. गोडे एंड सेनापति बापट. तो देखो कुछ जो ग्रुप्स थे उनके वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने क्या किया था, गोवा लिबरेशन के लिए मार्च किया था गोवा में, ठीक है, किसके अंडर में, किसके लीडरशिप में, ये जो सारे वॉलंटियर्स मार्च कर रहे थे वो किसके अंडर थे, एन.जी. गोडे एंड सेनापति बापट के अंदर, ठीक है. मतलब कि सारे जो चीजें ये बोलेंगे ये उनके लीडर होंगे, एन.जी. गोडे एंड सेनापति बापट का, वही वो सारे लोगों को फॉलो करने जो भी मार्च में पार्टिसिपेट किए हैं. ओके. वन ग्रुप ऑफ दोज वॉलंटियर्स अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन द फोर्ट ऑफ पानाजी. ओके. सो उसमें से जो एक ग्रुप था उसको एक ग्रुप का वॉलंटियर्स उन लोगों ने क्या किया था, अनफ्लर्ड, अगेन अनफ्लर्ड यानी कि झंडा लहराया था इंडिया का फोर्ट ऑफ पानाजी में. ओके. चलो ठीक है. देयर वर अ नंबर ऑफ अदर एमिनेंट पीपल, वहाँ पे बहुत से फेमस पर्सनैलिटीज भी थी, ओके, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लिबरेशन मूवमेंट में. ओके. गोवा लिबरेशन मूवमेंट में इट इंक्लूडेड पीपल लाइक, देखो इनका नाम दिया गया है, जो फेमस पर्सनैलिटीज थी, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने गोवा लिबरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो कौन कौन थे, पंडित महादेव शिवराव जोशी, शिरूभाव लिमाय, पीटर अल्वारिस एंड सुधा जोशी. The contribution of मोहन रनाटे in this struggle is very significant. ठीक है, जो मोहन रनाटे का कंट्रीब्यूशन है इस चीज में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है. ओके. उन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ही सिस्टमेटिकली बिगेन एंटी पोर्चुगीज प्रोपोगेशन इन गोवा. ठीक है, उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली एंटी पोर्चुगीज यानी कि एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, एंटी पोर्चुगीज मूवमेंट को क्या किया था, प्रोपोगेट किया था यानी कि प्रमोट किया था, सब लोगों को बताया था कि हम लोगों को इससे लड़ना पड़ेगा और इसको आगे लेकर चले गए थे. ठीक है, यानी कि उसको बढ़ावा दिया था. विद द हेल्प ऑफ आजाद गोमांतक दल ही ऑल्सो स्टार्टेड आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द पोर्चुगीज. देखो आजाद गोमांतक दल के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, आर्म स्ट्रगल यानी कि पोर्चुगीज को उन लोग अटैक भी करते थे, उनको परेशान करते थे और जो लड़ाई वगैरह होती है, जो वायलेंस होता है वो भी कर रहे थे ये लोग. ठीक है, गोवा लिबरेशन के लिए. ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द पुलिस स्टेशन ही वाज शॉट एंड गॉट इंजर्ड. ठीक है, लेकिन जब वो अटैक करने वाले थे, कहाँ पर अटैक कर रहे थे, वो पुलिस स्टेशन में, तो उनको क्या कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था और वो इंजर्ड हो गए थे. और बाद में उनको क्या किया था, पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने जेल में रखा था टिल 1972. ओके. Acharya P.K. Atre used the daily newspaper Maratha published by him as a platform for supporting the movement. तो देखो आचार्य पीके जो थे, आचार्य पीके अट्रे, इन्होंने जो डेली न्यूज़पेपर होता है जिसका नाम क्या था, मराठा, वो उससे वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया था गोवा लिबरेशन मूवमेंट को. The strong public sentiments in the matter of Gova's liberation moved Pandit Jawaharlal Nehru
टू एक्ट ऑन इट, जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनली, ठीक है, लोग अपनी जी जान लगा के लड़ रहे थे गोवा के लिबरेशन के लिए, और इसी चीज को देखकर जवाहरलाल नेहरू को एक एक्शन लेना ही पड़ा इस चीज पर, ठीक है, इस पर काम करना ही पड़ा इस मिशन पर। आ मिशन वाज प्लान्ड अंडर द कोड नेम, ठीक है, तो इस चीज को देखो, गोवा को लिबरेट करने के लिए, गोवा को फ्री करने के लिए एक मिशन बना था, उस मिशन का कोड नेम क्या था, ऑपरेशन विजय। ओके, ऑलराइट। इंडियन आर्मी डिसेंटेड इन गोवा टू अकम्पॉलिश द मिशन, इंडियन आर्मी को भेजा गया था गोवा में ताकि ये मिशन जो है वो अचीव हो सके। द आर्मी वॉज हेल्प बाई लोकल सिविलियंस एज वेल, जो लोकल सिविलियंस थे, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उन लोगों ने आर्मी को, इंडियन आर्मी जो थी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, देखो, जो भी उन लोगों को पोर्चुगीज का लैंड माइन्स को हिंदी में बोलते हैं सुरंग। ओके, सो जो सुरंग थे, जो भी पोर्चुगीज के सुरंग थे, ठीक है, अंडरग्राउंड, वो सारी चीजें जो थी पोर्चुगीज की बता दिया था इंडियंस को, सिविलियंस ने वहाँ के। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। देखो, जो इंडियन आर्मी थी वो गई थी गोवा में ताकि वो लोग गोवा लिबरेटिंग मूवमेंट को सपोर्ट कर सके, और जो गोवा के सिविलियंस थे, गोवा के जो लोकल पीपल थे, उन लोगों ने भी आर्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, और जो सुरंग्स थी पोर्चुगीज की वो बताया, ठीक है। द पोर्चुगीज सरेंडर विद इन 48 आवर्स, ये ठीक है, तो पोर्चुगीज ने सरेंडर कर दिया था। इंडियन आर्मी जब गोवा में पहुंची उसके 48 घंटे बाद ही पोर्चुगीज ने सरेंडर कर दिया था। ओके, और 19 दिसंबर 1961 गोवा बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिया रिपब्लिक का पार्ट बन गया। द फॉरेन रूल ऑफ 450 years came to an end, ठीक है, 450 years का जो फॉरेन रूल था पोर्चुगीज का गोवा पे, वो फाइनली एंड हो गया था। Okay, so now our last topic 7.4 Pondicherry. It's पुडुचेरी एक्चुअली, यहाँ पर पुडुचेरी लिखा है, लेकिन 2006 में इसका नाम पुडुचेरी रखा गया, उससे पहले ये पौंडीचेरी था, और मोस्ट ऑफ द पीपल पौंडीचेरी ही बोलते हैं। ओके, एंड आई एम ऑल्सो मोर कंफर्टेबल विद पौंडीचेरी। ओके, सो देखो, पौंडीचेरी पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। When India got its independence, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, तो पौंडीचेरी फिर भी किसका कॉलोनी था, फ्रेंच कॉलोनी था। ओके, एंड देयर प्रिवेल्ड अ जनरल नोशन अमंग इंडियंस। देखो, इंडियंस में ऐसे उन लोगों को लग रहा था, उन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो भी इंडिपेंडेंस के बाद ये सारे जो कॉलोनीज है इन लोगों की, ये लोग अपनी छोड़ के कॉलोनी चले जाएंगे फ्रेंच, क्योंकि इन लोगों को सिग्नल मिल गया जो भी ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, इसकी वजह से ये लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अब इंडियंस हार मानने वाले नहीं है और तुमको हमारी कंट्री छोड़ना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें देखते हैं, मतलब उन लोगों को सिग्नल मिल जाएगा, ऐसा इंडियंस को लगा था कि फ्रेंच को क्या मिल जाएगा, अपने आप सिग्नल मिल जाएगा कि ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ, ये देखने के बाद वो लोग खुद चले जाएंगे हमारा देश छोड़कर। ओके, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। ओके, इट वॉज नॉट टू बी सो। The dispersed region including, देखो, Pondicherry, Karaikal, Mahan, Yemen and also Chandranagar in West Bengal were ruled by the French। ये सारी जो थी ये रूल कौन करता था, फ्रेंच रूल करते थे, यानी कि फ्रेंच की कॉलोनी थी। The French government was unwilling to surrender this region। जो फ्रेंच गवर्नमेंट था वो बिल्कुल राजी नहीं था, वो बिल्कुल रेडी नहीं था कि मैं ये रीजन जो है वो सरेंडर करूंगा। ओके, पीपल एट पौंडीचेरी गॉट यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वी सुभाया, अ कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन एंड अ ट्रेड यूनियनिस्ट। तो देखो, जो लोग थे वो ये चाहते थे कि क्या हो, पौंडीचेरी ज्वाइन हो जाए इंडिया के साथ, ठीक है, लेकिन उनका जो गवर्नर था, ठीक है, वहाँ पे कौन रूल करता था, फ्रेंच, वो तो ऐसा कभी होने नहीं देता। तो लोगों ने क्या किया था, वो लोग यूनिटी में आ गए थे, वो लोग यूनाइट हो गए थे, किसके लीडरशिप में, वी सुभाया के। वी सुभाया कौन है, एक पॉलिटिशियन है और ट्रेड यूनियनिस्ट यानी कि ये भी सपोर्ट कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, एक्सेशन होना चाहिए, इंडिया में ज्वाइन होना चाहिए पौंडीचेरी, इस चीज को ये सपोर्ट करते हैं। ट्रेड यूनियनिस्ट मतलब वही होता है। ओके, कि ये भी क्या करते हैं, सपोर्टर थे कि इंडिया में ज्वाइन होना चाहिए पौंडीचेरी भी। तो इनके लीडरशिप में सारे जो लोग थे वहाँ के, वो लोग ज्वाइन हुए थे, वो लोग यूनाइट हुए थे। टेकिंग अ सीरियस नोट ऑन दिस हैपनिंग इन पौंडीचेरी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली डिमांडेड द फ्रेंच गवर्नमेंट रिटर्न द इंडियन रीजन हेल्ड बाय देम। तो देखो, ये सारी चीजें जो हो रही थी, इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इस पे एक सीरियस एक्शन लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उन लोगों ने डिमांड किया था कि फ्रेंच को कि तुम लोग इसको हमें वापस दो, हमारी जो रीजन तुम लोगों ने कैप्चर कर लिया तो उसे वापस कर दो। ओके, इन जून 1947 a bilateral agreement was signed between both the governments। देखो, इन जून 1948 को एक बिलेटरल यानी कि ऐसा कुछ होता है कि दोनों पार्टीज जो होती है वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोमिसेस करते हैं कि हम लोग ये करेंगे, वो बोलता है मैं ये करूंगा। बिलेटरल एग्रीमेंट मतलब यही होता है कि जो दो पार्टीज है वो लोग एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस करते हैं कि हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं तुमको, तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। और ऐसी एग्रीमेंट साइन हुई थी इंडिया एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में, और इसीलिए ये जो
था पौंडीचेरी का इशू, ये सॉल्व हुआ इस एग्रीमेंट की वजह से ही हुआ, कुछ नेगोशिएशंस हुए, ओके, एंड इसके बाद ये जो था पौंडीचेरी का इशू ये सॉल्व हो गया था। इन 1949 1950 after a positive public poll Chandranagar was merged in India in the Indian Republic। तो देखो 1949 टू 1950 में ये क्या हुआ था कि एक पब्लिक पोल यानी कि पब्लिक वोटिंग ली गई और चंद्रनगर क्या हो गया था, पब्लिक वोटिंग यानी कि लोगों ने सपोर्ट क्या किया कि हमको किसमें ज्वाइन होना है, इंडिया के साथ मर्ज होना है, और चंद्रनगर मर्ज हो गया था इंडियन रिपब्लिक में, ओके। लेटर ऑन 13 अक्टूबर 1954 बाय अ bilateral agreement between the Indian government and French government the minute of the merger process was drafted। तो देखो 13 अक्टूबर 1954 को क्या हुआ था, bilateral एग्रीमेंट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में, ओके। द मिनट ऑफ द मर्जर प्रोसेस वाज ड्राफ्टेड। देखो मिनट ऑफ द मर्जर प्रोसेस, जो भी मर्ज होने का प्रोसेस था उसकी एक एक डिटेल लिखी गई थी, ठीक है, ड्राफ्ट यानी कि लिखना। द वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज इन द सपोर्ट ऑफ द एक्सेशन। तो देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक वोट हुआ था, इलेक्शन हुआ था, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों जो थे वो किसके सपोर्ट में थे, एक्सेशन के, कि इंडिया में ज्वाइन होना चाहिए, ओके, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन वोट देता है बच्चों, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं लोग और वही वहां पर वोट देता है, वही उनको रिप्रेजेंट करता है, ओके, एमएलए जिसे बोलते हैं, राइट, क्या। सो वाज इन द सपोर्ट ऑफ एक्सेशन, वो लोग एक्सेशन के सपोर्ट में थे। ऑन 1 नवंबर 1954 ऑल फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया वर मर्ज इन इंडिया, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1954 को क्या हुआ था कि हर कॉलोनी जो भी थी फ्रेंच की इंडिया में वो किसके साथ मर्ज हो गई, इंडिया में, ठीक है। लेकिन देखो 1954 में हुआ तो था ये मर्ज होना, लेकिन ये कुछ ऐसा लिखा नहीं गया था, कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, ये बहुत इनफॉर्मल तरीके से हुआ था, ठीक है। मर्ज तो हो गए थे वो लोग, ठीक है, जो भी कॉलोनीज थी वो इंडिया में मर्ज हो गए थे, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से, कुछ एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था, ओके। In 1962, the French Parliament approved of the bilateral agreement, and in 1963, Pondicherry was declared to be the Union Territory, okay। So देखो 1954 में हो तो गया था ये कि ठीक है क्या हो जाएगा, फ्रेंच कॉलोनीज जो भी है इंडिया में वो किस में मर्ज हो जाएगी, इंडिया में मर्ज हो गई, लेकिन इधर पे कुछ एग्रीमेंट साइंस नहीं होते। लेकिन 1962 में जो ये हुआ था उसके बाद क्या होता कि एग्रीमेंट के साथ क्या हो गया था कि सारी जो भी कॉलोनीज थी फ्रेंच की वो किसके साथ आ गई, मर्ज हो गई थी, सारी फ्रेंच की कॉलोनीज नहीं, जो इंडिया में फ्रेंच की कॉलोनीज थी, ठीक है, वो इंडिया में मर्ज हो गई, ओके। और बिलैटरल एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया गया था फ्रेंच वालों ने। इन 1963 पौंडीचेरी वाज डिक्लेयर्ड टू बी द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या मतलब होता है इसका, यूनियन टेरिटरी मतलब कि इंडिया का पार्ट बन गया था, ओके, पार्ट ऑफ इंडिया बन गया था, ओके। Under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, the peninsula state in India were acceded to India and become integral part of the Indian Republic, ठीक है। लीडरशिप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी तो इन दोनों के अंडर में क्या हुआ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे वो सब इंडिया में मर्ज हो गए थे, ठीक है, एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। दस द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड। द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया था क्योंकि सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो मर्ज हो गए थे। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू रिव्यू द वर्ल्ड वॉर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले वर्ल्ड वॉर्स, ओके, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में, ओके। सो देखो आप लोगों को रुको अभी आप लोगों को स्किप नहीं करना, मेरी एक बात सुन लो, मुझे आप लोगों को मुझे 3 आंसर देना है, ओके। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, जैसे ये वीडियो देख रहे हो वैसे ही दो, ओके। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैंने जो आप लोगों को ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ओके। और नेक्स्ट थिंग मुझे ये बताओ आप लोगों की ये डॉक्टर कुन्हा को, ठीक है, डॉक्टर टीबी कुन्हा जो थे उनको कितने सालों के लिए जेल में रखा गया था, ओके। और लास्ट थिंग जो सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोगों को मुझे ये बताना है कि कश्मीर का किंग कौन था, ठीक है, जब कश्मीर प्रिंसली स्टेट था तो कौन था वो किंग जो रेडी नहीं था इंडिया के एक्सेशन में, इंडिया के साथ एक्सेस होने के लिए, ओके। तो चलो देखो हम लोगों ने पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया है आज और मैंने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया है ये चैप्टर। सो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो, शायद उनको भी हेल्पफुल लगेगी, ओके, एंड मुझे भी हेल्पफुल लगेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।